वेलकम टू हाई स्कूल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए कक्षा 10वीं गणित का संपूर्ण उत्तर। संपूर्ण उत्तर मीन्स स्टूडेंट हम आपको अथवा सहित सारे प्रश्नों का सलूशन बताने वाले हैं और साथ ही साथ ऐसे अप्रोच बताएंगे जिनको फॉलो करके आप डेफिनेटली अपने मेन एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास है 5 और 10 का महत्तम समाप्त वर्तक बताइए। आप बचपन से मतलब 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे हो। एस सी एफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 5 ही ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है, उस वजह से 5 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपान ए के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी अपान ए के बराबर। दो में से एक क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम एनुअल एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है? तो स्टूडेंट जब कोई हल नहीं होता तो कंडीशन क्या होती है? a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1 अपान c2 के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड आप देख सकती हैं, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए? जो पहला ऑप्शन है ये होता है अद्वितीय हल होने के लिए। ठीक है, ये होता है अनंतानेक हल होने के लिए, और ये क्या होता है? कोई हल नहीं होने के लिए। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1 - 1, ठीक है, -3 हमारे सामने समांतर श्रेणी है जिसमें सार्व अंतर बताना, मतलब सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या है? तो हम किन्हीं दो टर्म का अंतर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। देखिए पहले और दूसरे टर्म का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा? -1 और माइनस। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है? -1 करना है तो कितना आ जाएगा? -2। मतलब -2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो -2 पे हमें टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। क्या स्टेटमेंट में बोला गया है? यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है और इनके बीच से हम कोई किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं में क्या करती है? समान अनुपात को में विभाजित करती है। इस कथन को बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, या इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? थेल्स थ्योरम भी इसे बोला जाता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 और -2 और b के निर्देशांक है -3 4 मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है स्टूडेंट x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो यहाँ पे x1 और x2 कितना है? 1 और -3 अपान 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 -2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -2 + 4 अपान 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आएगा। मतलब जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -1 और 1। तो -1 और 1 पे टिक कर देना है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान। 3√2 कैसी संख्या है? तो देखिए 3√2 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कहीं भी रूट ओवर दिख जाए उसका पूर्ण वर्गमूल ना निकल पाए तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कौन सा समीकरण बनाते हैं? क्योंकि बहुपद कैसा है? द्विघाती है, तो समीकरण भी कैसा होगा? द्विघाती समीकरण होगा, या इसी को अपन वर्ग समीकरण बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है तो विविक्तिकर का मान क्या होता है? तो स्टूडेंट क्या होता है? 0 होता है। जब d बराबर 0 होगा तभी कैसे मूल होंगे? वास्तविक और समान। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसे वह मूल होंगे? केवल वास्तविक। ठीक है, और यदि लेस देन 0 आ रहा है तो कैसे मूल होंगे? अवास्तविक। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी हमारे पास 10वां पद बोला है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा? फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है n वां पद का? a + n - 1 × d। ठीक है, तो 10वां बोला है तो 10 - 1 करेंगे तो 9d आ जाएगा और a प्लस हो जाएगा, मतलब a + 9d हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान है
परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए हमारे सामने दो वर्ग हैं, ठीक है, एक ये हो गया, एक बड़ा सा हो गया, तो शेप तो सेम है लेकिन इनका जो लेंथ है, ठीक है, साइड का वो अलग अलग है। तो इसे क्या बोलते हैं, ऐसी आकृतियों को बोलते हैं समरूप, सिमिलर। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, समरूप बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0, 4 किस अक्ष पर स्थित है। क्या बोला है, देखिए 0 और 4, तो ये 0 हो गया और 4 मतलब ऊपर, तो 0, 4 किस अक्ष पर स्थित होता है, बाई अक्ष पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाई अक्ष पर। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया सत्य और असत्य। सत्य असत्य में लिखा है यदि ए बी सी ए पी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो बी का मान a+c/2 होता है। देखिए कोई भी हम समांतर श्रेणी निकाल के चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज हमारे पास समांतर श्रेणी है, मान लीजिए ये हमने ले लिया 2, 4, 6। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो b का मान होता है इन दोनों की सम और डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। तो 6, 2, 8, 8 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट को तो क्या है, सत्य है, तो आपको सही कर देना है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होता है। स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है, यदि घटना निश्चित है तो प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है। तो हम पढ़े हैं स्टूडेंट बहुत अच्छे तरह से, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr² होता है, ना कि πr²। πr² कितना किसका होता है, वृत्त का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए हमारे पास कोई वृत्त है, कोई सर्किल है, बोला उसकी अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। तो देखिए एक अनंत स्पर्श रेखा, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो कई सारी स्पर्श रेखाएं आ रही, मतलब इसको हम अनंत बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, तो ट्रू राइट कर देना है, सत्य कर देना है। किसी घटना की प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, देखिए यदि असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता कम से कम 0 होगी, और यदि कोई प्रायिकता संभव घटना है तो मैक्सिमम उसकी जो प्रायिकता होगी 1 होगी। मतलब ये स्टेटमेंट सही है। 36 तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि, और क्या लिखा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ हम नमन कोण बनाती है। देखिए यदि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं 36 तल से ऐसे, तो ये जो कोण बनता है ना स्टूडेंट ऊपर की ओर देखने पर, ये बनता है उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अवनमन कोण, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में क्या है, sec² θ-1 किसके बराबर होता है, तो होता है tan² के बराबर। ठीक है, कैसे होता है स्टूडेंट, तो हम आइडेंटिटी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 1 + tan² θ बराबर होता है sec² θ। किसके बराबर होता है, sec² θ। और यदि मैं 1 को पक्षांतर कर दूंगा तो sec² θ-1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan² θ के। तो tan² θ से अपने को मैच कर देना है। cot θ किसके बराबर होता है, tan θ का अपोजिट होता है, तो 1/tan θ। 1 - sin² θ, ये हो जाएगा cos² θ के बराबर। कैसे, क्योंकि sin² θ + cos² θ बराबर 1 होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दीजिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, तो ये हो जाएगा 0, 0। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए हम समद्विबाहु त्रिभुज आपको बता रहे हैं दिखा के। ठीक है, ये हो गया मेरे सामने पहला समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और ये हो गया स्टूडेंट दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या समरूप है, नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होते। ठीक है, लिख देंगे नहीं होते। ठीक है, नहीं। अगला क्वेश्चन है यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और इसकी छाया है 10√3। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/10√3। ठीक है, और 10 से 10 कटेगा, आ जाएगा 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में, तो ये होती है स्टूडेंट tan 30 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। आपको 30 डिग्री यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, वृत्त की द्विघात समीकरण ax² + bx + c के विविक्तीकर का सूत्र लिखिए। तो आपको पता होगा d की जो वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है b² - 4ac। विविक्तीकर का मान क्या होता है, b² - 4ac।
अगला सवाल है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक वृत्त बना लीजिए, एक छेदक रेखा, देखिए 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका माध्य बोला है तो सभी को जोड़ के 5 का डिवाइड कर दीजिए। 5 5 10, 4 14, 3 17, 3 20 और 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास? 4। तो 4 आपका राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर पर, ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 306 और 657 बराबर 9 दिया है, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, हमें एलसीएम बताना है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि इन्हीं दो नंबर्स का गुणनफल जो होता है उनकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट ये आपके सामने आ गया। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, यहाँ पे दो संख्याएं 306 और 657 का जो गुणनफल होगा, इनकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के अनुपाती होगा। हमें निकालना क्या था? हमें एलसीएम निकालना था। तो इन दोनों का गुणा करके इसके एचसीएफ का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 306 गुणे 957 करके 9 का भाग दे देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 22,338। ठीक है, आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका 8वां क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, ये क्या था कि हमें ये प्रूफ करना था कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या, इसी का 8वां मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ऐसे राइट कर देना है, हम इसका अपोजिट मान के चलेंगे। ठीक है, कि माना ये जो है 5 - √3 एक परिमेय संख्या है और चूंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है तो इसको हम A/B के रूप में लिख देंगे। अब देखिए इधर हमारे पास √3 बचा, इसका 5 - A/B बचा। अब दोनों साइड क्या है? अलग अलग है, इधर अपरिमेय इधर परिमेय, तो जो हम माने थे वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे आपको राइट कर देना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको अथवा सही सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, क्या लिखा है? संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। और क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन क्या था? 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, कितना आ गया? 17 आ गया, 19 आ गया, 23 आ गया और गुणनफल के रूप में आप लिख देंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। अब इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारे पास है 12, 15 और 21 का क्या निकालना था? हमें निकालना था एलसीएम या एचसीएफ जो भी। ठीक है, तो ये आपके सामने सोल्यूशन है। यदि एलसीएम निकालना था तो इसका आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, हमें एलसीएम ही निकालना था तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे राइट कर देना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। हमें शून्यकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, हमें बहुपद बताना है कि ये किस बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, मतलब कौन सा बहुपद होगा। तो चलिए इसका भी सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अथवा में क्या था? शून्यक ज्ञात करना था। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट किसी भी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान -3 पता था तो इसके जगह में -3 पुट कर देना है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना पता था स्टूडेंट? 2 पता था। तो ये हमें इस समीकरण में रख देना है। तो हमारे पास जो बहुपद आ जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी मैंने समीकरण बोल दिया, बहुपद पे रख देना है। तो x² माइनस और -3x हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट आंसर निकल के आएगा x² - 3x + 4। ठीक है, सॉरी +2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। मूव करते हैं इसका अथवा जो क्वेश्चन था उसको। तो अथवा क्वेश्चन क्या था हमारे? हमें इस दिए गए बहुपद का शून्यक बताना था। तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे? देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -12x² और जोड़ने पर 4x आना चाहिए। तो 6 में हम 2 माइनस करेंगे तो 4x आएगा और 6x का -2x से गुणा करेंगे तो -12x²। तो सिंपली आपको ऐसा राइट कर देना है। तो आपके सामने गुणनखंड निकल के आ जाएगा x + 2 और 3x - 2। फिर पूछा गया था शून्यक, तो शून्यक कैसे निकालते हैं? इनको 0 के बराबर। तो एक बार x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -2 मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे स्टूडेंट? एक बार हम 3x - 2 को 0 करेंगे। ठीक है, तो 3x - 2 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 2/3। ठीक है,
तो ये 1/2 या 2/3 पहला, और दूसरा कितना आया था, -2 आया था। ये आपके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास था 4u² प्लस 8u की शून्यक ज्ञात कीजिए, और इसकी अथवा में था इसका हमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखिए इसका सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही सरल है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके सामने था 4u² प्लस 8u। हम क्या करेंगे, सीधा सा 4u इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और एक बार 4u बराबर 0 करेंगे और एक बार u + 2 बराबर 0 करेंगे। तो u का जो मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 0 और -2। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में पूछा था शून्यकों का गुणनफल। तो हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल होता है C/A। क्या होता है स्टूडेंट, C/A। तो यहाँ पे C की वैल्यू हो जाएगी -6, A की वैल्यू हो जाएगी 4। तो आंसर निकल के आ जाएगा -3/2। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3 बल्ले तथा 6 गेंदों की कीमत 3900 रुपये है। एक बल्ले एवं एक बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत 1300 रुपये है। बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। तो देखिए हम मान लेंगे कि एक बल्ले, ठीक है, क्या मान लेंगे, एक बल्ले की कीमत x है, और क्या बोला है, गेंद मतलब हम बॉल, ठीक है, तो गेंद की कीमत क्या हो जाएगी y। पहला कंडीशन क्या है, 3 बल्ले और 6 गेंदों की जो कीमत है कितनी है, 3900 है। तो 3x + 6y बराबर हो जाएगा 3900। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, एक बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत 1300 है, मतलब x + 3y बराबर कितना है, 1300। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो बस आपको ऐसे लिख देना है, 3x + 6y बराबर 3900 और x + 3y बराबर 1300। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण y बराबर mx + 3 यदि हो तो हमें x बराबर -2 और y बराबर 5, हमें m का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इस समीकरण में हमें क्या पता है, x और y का मान पता है। देखिए क्या करना है, हमें x के प्लेस में -2 रखना, y के प्लेस में 5। तो y के प्लेस में 5 रख दिया हमने। अब क्या है, mx, तो m, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2, तो -2, और प्लस कितना है 3, तो +3। इसके बाद क्या करेंगे, 3 का हम इधर लाएंगे, मतलब पक्षांतर, तो 5 - 3 बराबर हो जाएगा -2m। ठीक है, ये हो जाएगा 2 बराबर -2m। 2 से 2 कट जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी -1। कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना, बहुत ही सरल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, समीकरण 2x² + 5x + 3 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान ज्ञात कीजिए, और अथवा में हमें बताना है कि ये जो दिया गया है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो विविक्तिकर तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, क्या होता है, d का मान होता है b² - 4ac। तो b² यहाँ पे कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर -4ac, तो 4 × a × c। देखिए a का मान 2, b का मान 5, c का मान 3, तो 25 - 4 दूना 8 3 24, 25 - 24 करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 1। तो विविक्तिकर का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, इसका सलूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। तो इसको जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण होगा वो आएगा x² - 11x + 8। अब इसमें आप देख सकते हैं x का जो मैक्सिमम पावर है 2 है, मतलब ये जो है कैसा है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है स्टूडेंट वो होता है a। क्या होता है स्टूडेंट, a होता है, और सेकंड टर्म होता है a + d, और थर्ड टर्म होता है a + 2d। ठीक है, और फोर्थ टर्म होता है a + 3d, और फिफ्थ टर्म होता है स्टूडेंट a + 4d। आपको ऐसा करके मान रख देना है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा यदि क्वेश्चन है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए a का मान हमें पता था, d का मान पता था, सेकंड टर्म हो जाएगा a + d, दोनों को हल करेंगे तो -1.50। थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगा -1.75, और फोर्थ आ जाएगा -2.00। ठीक है, इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, मतलब जो भी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या दिया है, DE पैरेलल है
BC के, ठीक है, ये जो DE है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये लाइन इसके पैरेलल है। हमें क्या बताना है, हमें इस AB का मान बताना है, इसको हम x मान लेंगे और क्या करेंगे, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हल, ठीक है। और इसके अथवा का जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमें AD ज्ञात करना है, इसको अपन x मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय में क्या होता है, इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होता है, इन दोनों रेशियो के बराबर। यही हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और तिर्यक गुणा करके x का मान निकाल देंगे, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 2.4। इसका स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे सामने था, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन आप देख लीजिए, ये था, ठीक है। इसमें हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे मान किसका निकालना था, ठीक है, PQ का मान निकालना था। तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा PQ का मान, ये आ जाएगा 42। PQ मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है इस क्वेश्चन को और सीधा ऐसे ही लिख देना है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट अगला सवाल ये भी बहुत सरल है। क्या लिखा है, यदि बिंदु 6, 1, 8, 2, 9, 4 तथा, ठीक है, इसमें D का निर्देशांक है P3, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो P का मान ज्ञात कीजिए और इसके अथवा में दो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसका जो अथवा वाला है मैंने एक सेट A में सॉल्व करा चुका है, सॉरी सेट B में। इसका मैं मेन वाला सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये आपका सोल्यूशन, क्या करना है, हमें मान लेना है, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब हमें मूल बिंदु का निर्देश क्या करना था, निर्देशांक बताना था। तो क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो P का मान निकल के आ जाएगा P = 7, ठीक है। तो आपको सीधा ऐसे सॉल्व कर लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसके अथवा में था स्टूडेंट दूरी ज्ञात करना बीच का, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिए, ये हमें दूरी मिल गई, ठीक है। AB और -a - b के बीच की दूरी बतानी थी। तो जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 2√a² + b²। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, और सॉल्व कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, sin 60, cos 30, sin 30 और cos 60 का मान बताना है। तो आपको यदि वैल्यूज याद हैं स्टूडेंट, sin 60 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान भी होता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 और ये आ जाएगा 1/4। दोनों को जोड़ेंगे तो 4/4, मतलब हमारा आंसर निकल के आएगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था, सिक थीटा = 13/12 है, तो साइन थीटा का मान बताइए, मतलब साइन A का मान बताइए। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। एंड आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। सिक थीटा का मान 13/12 दिया था, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर लेंगे, 13/12 दिया था, पाइथागोरस से AB का हमें मान निकल जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ पे निकालना था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो आप ऐसा इसको राइट कर सकते हैं। यदि साइन थीटा बस का पूछा था तो मान कितना आ जाएगा 5/13, और सभी पूछा था तो आपको ऐसे राइट कर देना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी इतनी हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना था जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये आपके सामने रहा मेन क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा था, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपको एक वृत्त बना लेना है, एक स्पर्श रेखा बना लेनी है और ऐसे करके क्या कर देना, प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पास आंसर आ जाएगा कि OP जो है XY पर क्या है, लंब है। यही तो पूछा था कि स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, स्पर्श लंब होती है, मतलब OP जो है XY पर लंब है। तो हमें ऐसे राइट कर देना है। और इसका जो अथवा सवाल है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो अथवा सवाल हमारे पास था, दो समकेंद्रीय वृत्त थे, मतलब दोनों का सेंटर सेम था, ठीक है। हमें इस जीवा की लंबाई निकालना था PQ का, तो आपको ऐसे राइट कर देना है, ऐसे निकालना है, ठीक है। इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी पर राइट कर लीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। इसके अथवा में है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। यदि आपको स्टूडेंट डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं सारे, ठीक है, कई सारे इसके क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो स्टूडेंट मेन क्वेश्चन आपके सामने ये था, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, कोण 30 डिग्री था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस पर वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और मान ज्ञात कर देंगे तो हमारे सामने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। और यदि वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, लघु वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। इसका अथवा सवाल था हमारे पास, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है, तो आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं सोल्यूशन कैसे लिखा हुआ है, परिधि 2 पाई आर होता है, चतुर्थांश क्या हो जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर का हमें 4 भाग का निकालना था, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें हम क्या कर देंगे, 4 का डिवाइड, तो आंसर निकल के आ जाएगा 77/8। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसके अथवा में था विलोपन विधि से हल करिए। तो देखिए इनका सोल्यूशन। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, बड़े कोण को x मान लेना है, छोटे कोण को y मान लेना है। अब हम जानते हैं कि इन्हीं दो संपूरक कोणों का योग 180 हो जाता है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और दोनों का अंतर 18 है, जिस वजह से x माइनस वाई बराबर 18। इसको हम हल कर देंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन आपसे जो आता हो किसी मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो x और y की मान कितनी आ जाएगी, 99 और 81, ठीक है। बहुत ही सरल स्टूडेंट, केवल आधे पेज का, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि मेन एग्जाम में भी आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अथवा में जो था विलोपन विधि, उसको आप क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आपसे विलोपन प्रतिस्थापन तो आता ही होगा। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अथवा क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट आपको ऐसे राइट कर देना है, एक अर्धगोला बना लेना है, इसके ऊपर एक शंकु बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। इसके बाद शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो यदि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद क्या करना था, इस पूरे ठोस का आयतन, तो क्या कर देना, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, और दोनों को सॉल्व कर देना है। तो हमारे सामने जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा पाई, ठीक है। पाई के टर्म में कितना आंसर हो जाएगा, पाई ही आई, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। और इसका जो अथवा स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन आपको सेट बी में देखने को मिल जाएगा, मैं अच्छे से डिटेल में सॉल्व किया हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर अथवा में जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 23 में 2 क्वेश्चन है, एक में माध्य ज्ञात करना है स्टूडेंट, और एक में क्या ज्ञात करना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपकी इसमें आया था, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था आई को दर्शाती है, इसका हमें बहुलक निकालना था, ठीक है। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है आप देख लीजिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 36.82, ठीक है। और जो इसका अथवा वाला स्टूडेंट क्वेश्चन था वो था माध्य निकालने को। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य 3 विधि से निकालते हैं, ठीक है। तो पहला विधि क्या होता है, लघुत्तर विधि, दूसरा डायरेक्ट होता है। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से कर देंगे, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, और वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो कितनी आ जाएगी, एक्स वार की वैल्यू ये आ जाएगी 69.43। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यदि टॉप करना है तो इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।